चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर पढ़े हैं करीब करीब सारे टॉपिक्स जो थे सेम ही आएंगे। जैसे पहले क्या दिया हुआ है, करंट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है, करंट थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नेट चार्ज पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आई जो होता है वो Q/T होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। टू मेंटेन ए स्टडी करंट, मतलब एक स्टडी करंट को मेंटेन करने के लिए हम लोग का सर्किट जो होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। एक एक्सटर्नल एजेंसी लगेगा, ठीक है, मूव्स जो चार्ज को मूव करवाएगा लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर या पोटेंशियल एनर्जी की ओर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बना देता हूँ कि एक ये रेजिस्टेंस बना लिए और एक ये सर्किट बन कंप्लीट हो गई और यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया। ये जो सेल है, ये सेल जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रही है, उसी के बारे में बताएं, ठीक है। अब इसी में जब एक चार्ज पार्टिकल को पूरा एक चक्कर लगवाती है तो वर्क डन होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर देखते हैं ना वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय अ सोर्स, किसी भी सोर्स का, इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे ले जाने पे जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देते हैं, शॉर्ट में कहते हैं EMF, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बताता है कि जो वर्क डन होगा वही EMF के बराबर होता है। और वर्क डन कैसा होना चाहिए, चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करवाने वाला। नेक्स्ट स्टेटमेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का तो स्टेटमेंट पता है कि V जो होगा प्रोपोर्शनल टू I होगा। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या निकलेगा, V = IR हो जाएगा। और जब इन दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि रेजिस्टेंस जो होगा, इसमें जो R निकला था इसको रेजिस्टेंस कहते थे हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, जो R है वो रेजिस्टेंस है और R की वैल्यू क्या होती है, ρL/A हो जाती है। जहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर पे। इधर एक कोई समझाया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी जो होता है उसकी रेंज दी हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है फिफ्थ कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 10⁻⁸ से 10⁻⁶ तक होगी। अगर इस रेंज पे होगी तो उसको किस नाम से जानेंगे, मेटल में। और 10⁻22 से 24 तक के बीच में होगी, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इंसुलेटर कह देंगे। और इन दोनों के बीच में जब लाई करता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इन दोनों के बीच में जब लाई करता है तो उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अगला बताया है सिक्स्थ पॉइंट, चार्ज कैरियर के बारे में। तो चार्ज कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कभी कभार इलेक्ट्रोलाइट्स और लिक्विड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। सेवेंथ पॉइंट, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ये होगा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। और डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। और जो J की वैल्यू होगी वो होगी NQ/VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि करंट जो होगा I, और I जो होगा वो क्या होता है, ANE/VD। ये पहले भी एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कर चुके हैं। और इससे हम लोग के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू निकली थी, वो क्या था, छोटा e बड़ा E/m × τ। और साथ में हम लोग निकाले थे कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो होता है m/NE² τ। इस पे जो τ है वही टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें देखिए रेजिस्टिविटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंजेस इन विच द रेजिस्टिविटी इज लीनियर होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी में कितना इंक्रीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला निकल सकता था कि हम लोग के पास निकला था ρ0 माइनस ρt अपॉन ρ0 इंटू ρt माइनस ρ0 अपॉन ρ0 इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके अल्फ़ा निकाल सकते हैं, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 10th पॉइंट देखते हैं, बोलता है कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब क्या ये हर कंडीशन पे वैलिड है? तो बताता है नहीं, V डिपेंड्स अपॉन नॉन, V जो होगा कभी कभार I पे नॉन लीनियरली डिपेंड करता है। V एंड डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, मतलब अगर हम लोग लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़े थे, वहाँ पर देखे थे कि जो डायोड होता है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट की वैल्यू चेंज करने पर जो ग्राफ होता है वो चेंज हो जाता था। ठीक है, तो दो टाइप के ग्राफ मिलते थे डायोड के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर का एग्जांपल था गैलियम आर्सेनाइड का केस। उसमें ऐसा था एक ही वोल्टेज पर करंट की, एक ही करंट पे वोल्टेज की दो वैल्यू थी। तो ये रिलेशन हमेशा यूनिक हो, ऐसा भी कंपलसरी नहीं होता। एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? EMF, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए फॉर्मूला निकला था हम लोग के पास कि V एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R इंटू आर, जहाँ पर ये EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये अप्लाइड रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते थे हम लोग, टॉपिक नंबर 12, किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल के दो स्टेटमेंट थे, एक था समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, एक था समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, और इसके लिए पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन था। तो पहला रूल होता जंक्शन का रूल, बोलता क्या है कि द सम ऑफ करंट इंटरिंग इन जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू लीविंग, मतलब जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा, मतलब टोटल कितना जाएगा? 0। लूप रूल क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप इज 0। लास्ट टॉपिक पढ़े थे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, 13 टॉपिक। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? एक ऐसा डिवाइस था जो कि जिसको यूज़ करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3, R4, और एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर नल रीडिंग जब शो करता है तो कहते थे उसको कि बैलेंस्ड पॉइंट है या नल पॉइंट है। उस कंडीशन पे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होता था। और इस कंडीशन में क्या होता है? IG यानी गैल्वेनोमीटर करंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसके बाद है टॉपिक पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो पहला दिया हुआ है कि करंट जो होता है वो स्केलर है या वेक्टर। तो करंट के पास क्या है? करंट के पास उसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको वेक्टर होना चाहिए। लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या होगा? जो करंट होगा वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। यहाँ पर दिया हुआ करंट इज स्केलर। और क्यों होता है? बिकॉज डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट का जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है J इंटू डेल्टा S, जहाँ S एरिया है, दोनों वेक्टर है और दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दो डॉट प्रोडक्ट के बराबर जो क्वांटिटी निकलती है वो स्केलर होती है। इसका मतलब है कि I जो है वो अगर J डॉट डेल्टा S है, इसका मतलब है कि जो I होगा वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट ये हुआ कि VI कर्व की अगर बात करें रेजिस्टेंस एंड डायोड के लिए, ठीक है, इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं हम लोग। रजिस्टर ऑलवेज ओम्स लॉ वाइल डायोड डज नॉट। तो रजिस्टेंस जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है लेकिन डायोड फॉलो नहीं करता। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि सभी के सभी जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओम्स लॉ का एक और फॉर्म दिया है। ओम्स लॉ का एक और फॉर्म होता है, उसमें क्या कहते हैं हम लोग कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू J ऐसा। ठीक है, यहाँ पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी हो गई, J क्या हो गया? करंट डेंसिटी हो गया, और E क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। पॉइंट नंबर 2 हो गया। इस स्टेटमेंट को भी ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा होमोजीनियस कंडक्टर, जैसे सिल्वर और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो गया जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है, प्योर जर्मेनियम की बात करेंगे तो प्योर जर्मेनियम की कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं। तो वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है शॉर्ट रेंज तक। ठीक है, इफ़ द फील्ड बिकम टू स्ट्रॉन्ग दे डिपार्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती है वो लीनियर ग्राफ शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो लीनियर ग्राफ शो कर, जो ग्राफ था वो सीधा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम
जिसमें इम्प्योरिटी हो, मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्राफ सीधा दे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो क्या होगा, सम ऑफ मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन एवरेज टू जीरो, सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, जीरो, एंड डज नॉट कंट्रीब्यूशन टू द वीडी, मतलब उसके वीडी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि पूरी एनर्जी, अगर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो जितनी एनर्जी होती है पूरी एनर्जी का लॉस हो जाता है। अगला बोलता है द रिलेशन J इक्वल्स टू रो वी इज शुड बी अप्लाइड टू ईच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, तो किसी भी कंडक्टर में जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो रो J इक्वल्स टू रो वी सिर्फ एक कंडक्टर के लिए नहीं लगाएंगे, दोनों के लिए लगेगा हमेशा। तो J इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो पॉजिटिव चार्ज अगर था और पॉजिटिव चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, उसमें Na प्लस और Cl माइनस अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो Na प्लस का भी लेना पड़ेगा और Cl माइनस का भी लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं और होल्स भी मूव करते हैं। हम लोग को ऐसा लिखना चाहिए जो J है वो रो E वी ई प्लस रो एच वी एच होना चाहिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग करंट इन कंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला सिर्फ लिखते हैं रो ई इंटू वी ई। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ज़ीरो। जो पॉजिटिव आयन होता है वो मूव नहीं कर रहा होता। यहाँ पर समझा लिया। ठीक है, तो टोटल करंट किस पे डिपेंड करे, जो नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करे, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अब किरचॉफ का जंक्शन रूल जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जितना चार्ज सर्किट के अंदर गया है उतना ही सर्किट के बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि अ स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3.1 में पहला दिया हुआ है कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है 0.4 ओम। क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम कितना करंट इसमें से कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ईएमएफ की वैल्यू इतनी हो गई और आर इतना हो गया, करंट निकालना होगा तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर हो जाएगी। V कितना है 12 और R कितना है 0.4, ये हो जाएगा 120 अपॉन 4, कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 30 एम्पियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 30 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 3.2 में क्या बोला है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 ओम, और इसको 5 एम्पियर करंट से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो बोला व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, मतलब डायग्राम कैसा होगा, एक सेल होगा ऐसा, इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 ओम, और ये एक और रेजिस्टेंस R हो गया, और इस पे पूरे सर्किट पे जो करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी होगी निकालना। ठीक है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ। तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा 3 प्लस R, ये टोटल R इक्विवेलेंट होगी क्योंकि सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 वोल्ट, और टोटल करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 एम्पियर। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर, पुट कर देते हैं। तो 10 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 3 प्लस R, तो 10 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस R। ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 100 अपॉन 5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो बचेगा 20 इक्वल्स टू 3 प्लस R। इसको सिंप्लीफाई कर करते हैं तो R इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगी 20 माइनस 3 इक्वल्स टू 17 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी निकल रही है, R कितना हो जा रहा है 17 ओम। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मतलब V की वैल्यू निकाल के बतानी है कि सिर्फ इस पे वोल्टेज कितना है वो निकाल के बताना है। तो इसका करंट कितना हो गया, करंट की वैल्यू हो गई V इज इक्वल्स टू आई आर होता है।
तो I की वैल्यू है 0.5 और R की वैल्यू है 17, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V की वैल्यू आ जाएगी 8.5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.3। 3.3 जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जो रेजिस्टेंस जो होगा नया रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला निकलता है RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। अब जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा एक बार देख लेते हैं कि एट रूम टेम्परेचर T1 हो गया, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज़ 100, मतलब RT की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 ओम दी हुई है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी इतना हो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस नेक्स्ट टेम्परेचर जो दिया हुआ है R, जो फाइनल टेम्परेचर दी इसको R0 मानते हैं इनिशियल टेम्परेचर, और RT की वैल्यू कितनी दी है 117। अब ये टेम्परेचर कब मिलेगा, ये रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है 27, टेम्परेचर T2 निकालना है। और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो RT मतलब हो गया 117 इज इक्वल्स टू R0 मतलब 100 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू T2 माइनस T1। साइड चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 117/100 -1, ये 1 पहुँचा दिए, इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ T2 माइनस T1। जब LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 117 माइनस 100/100 इज इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू T2 माइनस T1। माइनस करेंगे तो कितना होगा 17/100 इज इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ T2 माइनस T1। सिर्फ साइड चेंज करके कैंसिलेशन करनी है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 10, इस 10 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये इनटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक पावर और कम हो जाएगा, मतलब ये हो गया एक 10 कट चुका है 1/10 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू T2 माइनस 27। ये इनिशियल टेम्परेचर 27 गिवन था। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बचेगी, एक पावर और कैंसिल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ इक्वल्स टू T2 माइनस 27। इसका मतलब हो गया 1000 प्लस 27 इक्वल्स टू T2, मतलब 1027 इक्वल्स टू T2। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 3.4 में बोला है कि द नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट पे टेम्परेचर की वैल्यू, अगर मतलब इस सेम कंडीशन पे हम लोग को रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू ρL/A। इससे रो की वैल्यू क्या निकलेगी R इंटू A/L। एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एरिया गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5, और लेंथ कितना गिवन है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर। ठीक है, ये रो की वैल्यू निकल जाएगी। सिंप्लीफाई करना, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना बच जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। और ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मान लो कभी भी रेजिस्टिविटी 10⁻⁷ के ऑर्डर की हो तो मटेरियल कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 क्वेश्चन नंबर 3.5 में बोला है कि एक सिल्वर वायर हैज़ रेजिस्टेंस R की वैल्यू दी हुई है ऑफ 2.1 ओम
एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 2.7 ओम हो जाता है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, ठीक है। जब 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो एट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डिटरमाइन द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू तो वैसे फिक्स आएगी। जब भी अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग सिल्वर के लिए या किसी फिक्स्ड मटेरियल के लिए, तो उसकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली भी लग सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन 1 R0 इंटू T2 माइनस T1, डायरेक्टली पुट करना है बस। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू T2 माइनस T1, मतलब 100 माइनस 27.5, ठीक है। तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो इसकी फाइनल वैल्यू बच जाएगी 0.0039, ठीक है। इतना डिग्री सेल्सियस, इतना पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है बस, इसको माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा, 2.6 से काट देंगे, इसको माइनस करके सिर्फ डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3.6। हीटिंग एलिमेंट यूजेस निक्रोम वायर। निक्रोम वायर क्या होता है, निक्रोम एक ऐसा तार होता है जो कि निकल और क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, और ये जो है एक टाइप का एलॉय है जिसको जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो एक हीटिंग एलिमेंट है, एक कोई डिवाइस है, 230 वोल्ट पे सप्लाई पे कनेक्ट किए हैं, और करंट की वैल्यू दी है 3.2 एम्पियर। और कुछ देर बाद, मतलब क्योंकि करंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर हीट बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 2.8 एम्पियर फिक्स हो जाता है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री से स्टार्ट किया था, कुछ देर बाद तो वो गर्म होता गया, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका गर्म होना बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे पूछा है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया है, व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस कंडीशन पे, मतलब जो अनलिमिटेड गर्म नहीं होगा, कुछ देर बाद उसका हीट जो गर्मी लेने की टेंडेंसी होती है फिक्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम हीट जनरेट करने लगेगा वो, उसके बाद उसकी हीट जनरेट करने की टेंडेंसी रुक जाती है, उतनी की उतनी हो जाती है। तो हम लोग के पास पहले केस में हो जाएगा, क्या क्या गिवन देख लेते हैं। तो पहला दिया है, वोल्टेज दिया है V इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट, ये V1 बोल देता हूँ इसको, 230 वोल्ट, ठीक है। और I1 पहले वाले केस में करंट की वैल्यू कितनी है, 2.8 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस शुरू वाले केस में R1, जब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उस समय कितना हो जाएगा, 230 अपॉन 3.2 एम्पियर, ये 3.2 दिया होगा पहला केस। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसको हो जाएगा 71.87 इतना ओम, ये पहले वाला रेजिस्टेंस निकल गया, इनिशियली कितना था। अब क्या वो कुछ देर तक ये चलता रहा तो वोल्टेज V2 जो होगा वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। पर जो I2 की वैल्यू होगी, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी 2.8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, I2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 2.8। तो जो रेजिस्टेंस R2 निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू क्या निकलेगी, रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू निकलेगी 230 अपॉन 28। तो आंसर आ जाएगा 82.14 ओम। तो ये R2 मिल गया, ये R1 मिल गया, अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, T2 पूछा है। तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा T, मतलब T2 माइनस T1, ये सब फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। बस पुट करना है तो क्या निकल जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू R2, मतलब कितना हो गया 82.14 माइनस 71.87 डिवाइडेड बाय R1, मतलब 71.87 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंपल माइनस करना और कुछ नहीं करना। तो जब इसको माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो T2 माइनस
टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सॉल्व करें प्यारा 840.5। अच्छा चेंज कर दो, T2 क्या मिल जाएगा 840.5 प्लस 27 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐड करना है इसको तो हो जाएगा 867.5 डिग्री सेल्सियस। तो इतना एसटीडी टेम्परेचर हो जाएगा, फाइनली टेम्परेचर इतनी हो जाएगी जब करंट की वैल्यू फाइनली जितनी बोली 2.8 हो जाने के बाद। नेक्स्ट 3.6 देखते हैं, 3.7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7 में क्या बोला, अब क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है किरचॉफ रूल लग सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3.7 बोलता है डिटरमाइन द करंट ऑन इन ब्रांच ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क इज कॉन्फिगर। सभी जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू कितनी होगी निकाल के बताइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल ही है, हम लोग क्या करेंगे किरचॉफ रूल लगाना है हम लोग को। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल लगा लेते हैं। तो यहाँ से करंट निकली, मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू हो गई I1। करंट की वैल्यू कितनी हो गई I1। अब यहाँ से करंट निकला था कितना I1, यहाँ पहुँचा I1। अब I1 के पास दो रास्ते हो गए, इधर पे चला जाता है मान लेते हैं I2, उधर पे चला जाता है I3। ठीक है, इधर पे चला जाता है I4, ये I4 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया I4। अब I2 में से I4 इधर चला गया तो इधर क्या बचेगा I2 माइनस I4, और इधर से I4 आ रहा है, इधर से I3 भी आ रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा I3 प्लस I4। इस जगह पे I4 कैंसिल हो जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा, और I2 प्लस I3 तो वापस I1 ही होता है, तो वापस I1 वापस चला जाएगा। ठीक है, अब किरचॉफ रूल लगाना है। किरचॉफ रूल क्या बोलता है कि अगर करंट के डायरेक्शन पे ले जाएंगे, अगर लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के सेम हो तो हम लोग क्या देखते हैं, उसको माइनस में लेना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन तो उसको प्लस में लेना है। जैसे लूप का डायरेक्शन लेता हूँ क्या लूप ले लें, कोई भी लूप ले सकते हैं, तो ABDA मान लो लूप ले लेता हूँ, ABDA लूप को लेते हैं। ठीक है, तो पहले A से B जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ A से B, करंट भी जा रहा है A से B, दोनों का सेम डायरेक्शन से नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा I2 × 10। फिर B से D जाते हैं, B से D हम लोग भी सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये भी माइनस होगा, तो -5 × I4। फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर, वो आ रहा है नीचे, इसलिए कितना लिख सकते हैं प्लस में 5I3 इज इक्वल्स टू 0। पहले कंडीशन ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस सब में पहली इक्वेशन बन गई। इस सभी में देखेंगे तो 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ हो जाएगा, इस माइनस वाले को भी उधर भेज देते हैं, तो 5 कॉमन भी ले लेते हैं, तो बच जाएगा I3 इज इक्वल्स टू I2 2I2 प्लस I4। ये पहला कंडीशन निकल गया, I3 निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट लूप सेलेक्ट करता हूँ। देखिए 4 वेरिएबल है तो कम से कम 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो नेक्स्ट लूप लेते हैं B C D B। तो पहले B से C जाएंगे तो हो जाएगा 5I2 माइनस I4, नेगेटिव में क्योंकि अपोजिट जा रहा है। फिर C से वापस A B C और ये D हो गया। ठीक है, तो C से D जा रहा है, तो हम लोग के अपोजिट आ रहा है, तो प्लस ले लेता हूँ इसको, तो प्लस हो जाएगा I3 प्लस I4 × 10। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो फिर से आएगा माइनस में, तो प्लस में आएगा I4 × 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस पूरे को 5 अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आएगा, सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो I2 इज इक्वल्स टू 2I3 प्लस 4I4। तो ये 2 इक्वेशन निकल गए। ऐसे ही करके हम लोग को 4 इक्वेशन बनाने हैं और चारों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे खुद से ही। ठीक है, तो चारों इक्वेशन बनाने के बाद ही क्वेश्चन बनेगा। लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए 2 लूप में मैं लगा के दिखा दी हूँ किरचॉफ रूल। 4 लूप में किरचॉफ रूल लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 3.8 में बता रहा है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ईएमएफ दी हुई है बैटरी की, कितनी दी हुई है 8 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है 0.5 ओम, और इसको चार्जिंग कर रहे हैं। चार्जिंग करने के लिए एक सेल और यूज़ कर रहे हैं, उसका वोल्टेज मान लेते हैं कि V1 है और उसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 वोल्ट। चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यूजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस, इसमें एक सीरीज रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं चार्जिंग के टाइम पे। उस सीरीज रेजिस्टेंस जिसको यूज़ कर रहे हो वो कितने का है 5 पॉइंट, तो इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R मान लेता हूँ, वो कितना है 15.5 ओम। व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकालें चार्जिंग के टाइम पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसी में पूछा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, और पूछा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कि सीरीज रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देख रहे हैं जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे हम लोग, एक सेल हो गया, जब चार्जिंग कर रहे होते हैं तो इसके अपोजिट में एक सेल को लगाना होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है कितना दिया है 15.5 ओम का दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.5 ओम का दिया हुआ है। ये दिया है 8 वोल्ट का, और ये है 120 वोल्ट का। बड़ा कौन है 120 वोल्ट वाला बड़ा है, इसलिए हम लोग मानेंगे करंट जो है इसके पॉजिटिव से निकल करके इसके नेगेटिव होते हुए इसको चार्ज करते हुए निकल रही है। तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, एक बैटरी को दूसरे बैटरी के अपोजिट में कनेक्ट किए हैं तो जो नेट वोल्टेज V होगा, ठीक है, नेट वोल्टेज V जो होगा इन दोनों का मिला करके वो क्या हो जाएगा 120 माइनस 8 वोल्ट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 116 वोल्ट, ठीक है। और जब टर्मिनल वोल्टेज, ये तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकल गई इतनी। पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस पे वोल्टेज कितना होगा, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया 116, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 0.5, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, R इक्वल 0.5 प्लस 15.5 दैट इज इक्वल टू 16 वोल्ट 16 ओम। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू पढ़े हम लोग V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू कितनी है 116 अपॉन 16 कर देंगे, 112 हो जाएगा, 112 अपॉन 16 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी मिल गई 7 एम्पियर, मतलब यहाँ पर पूरे इसमें 7 एम्पियर जा रहा है, इसमें 7 एम्पियर जा रहा है, इसमें 7 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 7 एम्पियर। अब पूछा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज V चाहे कोई भी वोल्टेज होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। I की वैल्यू कितनी है 7 और R की वैल्यू कितनी है 15.5। जब सिंप्लीफाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस फिर आंसर आ जाएगा, तो आएगा 108.5 वोल्ट। ये वोल्टेज हो गया किसका, इसका टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन को कैसे बनाए हम लोग, पहले बोला है क्वेश्चन में कि चार्जिंग की जा रही है, चार्जिंग की जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि एक बैटरी को दूसरे बैटरी के अपोजिट जोड़ेंगे। जब अपोजिट जोड़ेंगे तो नेट वोल्टेज कितना होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, बड़ा माइनस छोटा करेंगे, 120 में 8 हटा देंगे तो 112 आ गया। और जो नेट करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन पर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा वाला जो 120 वोल्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में इस रेजिस्टेंस को क्यों यूज़ किया गया। तो अगर इस रेजिस्टेंस को यूज़ करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर रेजिस्टेंस यूज़ ना करें तो चीज़ें मतलब एक्सप्लोड कर सकती हैं। करंट की वैल्यू अचानक बढ़ने की वजह से बैटरी जो होगा, जो सेल इसको चार्ज करे तो ख़राब भी हो सकता है। क्वेश्चन 3.9 देखते हैं। क्वेश्चन 3.9 में क्या बोला, नंबर डेंसिटी दिया हुआ है ऑफ एस्टिमेटेड भी एग्जाम्पल 3.1 पे 3.1 में जो क्वेश्चन था ऊपर वाला, उसमें पूछा है क्वेश्चन कि नंबर डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। नंबर डेंसिटी कितनी दी हुई, मतलब n की वैल्यू गिवन है, n कितना गिवन है, n इज इक्वल्स टू है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। एस्टिमेटेड हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक्स टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द वायर, वन एंड लेंथ दी हुई है वायर की, l की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और I की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3 एम्पियर। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ठीक है। तो वी डी की वैल्यू कितनी होती है हम लोग जानते हैं, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। अब इससे क्या निकलेगा, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई लेंथ अपॉन टाइम, साइड चेंज करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ए एन ई आई एल अपॉन ए। वैल्यू पुट करनी है बस, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, एन दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है 3 मीटर और करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 एम्पियर। ठीक है, सब वैल्यू को पुट कर दिए, टाइम निकल जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 2 सेकेंड। सिंप्लीफाई कर लीजिए कितना आता है। ठीक है, तो कितना आएगा 10 टू द पावर 4 सेकेंड। तो 3 मीटर के वायर पे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह आने पर इतना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने पास चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।